आज जो हमने चीज़ पढ़नी है उसका नाम है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। यानी रिफ्रैक्शन के मुख्तलिफ लॉज कौन कौन से हैं, असूल कौन कौन से हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। रिफ्रैक्शन क्या है, इसको हम एक एनिमेशन से देखते हैं। ये एनिमेशन मैंने fed.colorado.edu की वेबसाइट से उठाई है। ऊपर हवा यानी एयर, नीचे पानी यानी वाटर। रोशनी को जब मैं हवा से पानी की तरफ फेंकता हूँ तो वो अपना थोड़ा रुख बदल देती है जब वो हवा से पानी के अंदर दाखिल होती है। कुछ लग के वापस चली जाती है और कुछ लग के जब आगे जाती है वो ही अपना रुख बदलती है। तो ये जो रुख बदलना है रोशनी का, जब भी एक मीडियम से यानी हवा से यानी दूसरे मीडियम यानी पानी के अंदर दाखिल होती है, इसको हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। और इस रिफ्लेक्शन के अंदर कैसे जो रोशनी है वो अपना बिहेव कर रही है, रुख बदल रही है, रफ्तार के साथ क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, जो भी डिटेल है इससे रिलेटेड, वो सब डिटेल को हम दो लॉज के अंदर क्या कर लेते हैं, समा देते हैं। यानी दो लॉज जो कि हमें क्या बताते हैं कि टू मेन लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन दैट डिस्क्राइब हाउ लाइट बिहेव व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। यानी कि रिफ्रैक्शन के दो लॉज हैं जो कि हमें क्या बता रहे हैं, रिफ्रैक्शन के बारे में बता रहे हैं क्या, जिसके अंदर वो एक्सप्लेन कर रहे हैं, बता रहे हैं कि कैसे हमारे पास रोशनी जो है वो बिहेव कर रही है, असर दिखा रही है कब, जब वो पास होती है कहाँ से, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में। जिसमें एक मीडियम हवा जिसके अंदर पार्टिकल्स मौजूद हैं, लेकिन वो पार्टिकल क्या हैं, एक दूसरे से दूर दूर हैं। जबकि पानी जिसके अंदर पार्टिकल करीब करीब हैं वो भी एक मीडियम है। तो हमारे पास जब भी एक मीडियम से रोशनी दूसरे मीडियम में आती है तो रुख बदलना या जो भी असर दिखाती है रोशनी, उसको रिफ्रैक्शन और उसी को दो लॉज के अंदर समाया हुआ है। अब शुरुआत करते हैं पहले लॉ से। पहला लॉ क्या है रिफ्रैक्शन का, उसके लिए मैंने क्या किया कि ये फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया। उसके बाद जिसमें लिखा क्या है कि द इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ द मीडियम ऑल लाई इन द सेम प्लेन। मतलब क्या है कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल, ये तीनों चीज़ें क्या कर रही हैं, एक ही प्लेन के ऊपर होनी चाहिए। ये तीनों चीज़ें क्या हैं, इस पर बात करते हैं। जो रोशनी की किरण, जो रोशनी की रे हमने मारी है उसको हम क्या कहते हैं, इंसिडेंट रे। मारने का मतलब ये रोशनी हमने फेंकी है किसकी तरफ, पानी की तरफ, तो इसको जो कि हवा के अंदर है इसको हम क्या कहेंगे, जो कि किस तरफ जा रही है, इंसिडेंट रे। रे हम किसे कहते हैं, जो कि रोशनी की सिमत को किस डायरेक्शन में जा रही है उसके बारे में बताती है, तो ये रे है। जो रोशनी की किरण अगले मीडियम यानी पानी के अंदर इसको जो कि चलेगी उसको हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टेड रे। तो ये हमारे पास क्या है, रिफ्लेक्टेड रे। चले मैं यहाँ पर एयर यानी हवा और इसके अंदर वाटर यानी पानी को लेबल कर दूं ताकि पता हो कि लाइट रोशनी किधर से किधर जा रही है। तो ये रोशनी के अंदर, सॉरी, पानी के अंदर जो रोशनी की किरण है, रे है, वो ये है रिफ्लेक्टेड। अब जाहिर है थोड़ी बहुत रोशनी की किरण लग के वापस भी जाती है, तो वो जो लग के वापस जाइए जिससे हमारा कोई लेना देना तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो कि एनिमेशन के अंदर आ रही है तो मैं लिख देता हूँ कि ये क्या है, रिफ्लेक्टेड रे। लग के वापस आना रिफ्लेक्शन कहते हैं, तो ये रिफ्लेक्टेड वाली रे है जो कि उस तरफ जा रही है। ये लाइन जो कि हवा और पानी के दरमियान फ़र्क कर रही है, इसे बाउंड्री कहते हैं। और इसके ऊपर एक ऐसी लाइन, एक ख्याली तौर पर लाइन अगर मैं ड्रॉ करूं, इसे हम क्या कहते हैं, नॉर्मल। लेकिन इस नॉर्मल की ख़ास बात यह होती है, यानी ड्रॉ है कुछ ऐसे करना है कि ये इस बाउंड्री के साथ एक 90 एंगल बनाती हो। जैसे ये 90 एंगल बना रही है, इसी को डॉटेड लाइन को हम क्या कह रहे हैं, नॉर्मल। अब देखिए इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल, यानी इंसिडेंट रे, नॉर्मल और ये रिफ्रैक्टेड रे, ये एक ही प्लेन के ऊपर आने चाहिए। अब प्लेन का क्या मतलब है, इस चीज़ को मैं एक मिसाल से समझाता हूँ कि देखें ये बास्केटबॉल प्लेयर है, इसने बास्केटबॉल आगे की जानिब फेंकी। तो अगर मैं ये देखना चाहता हूँ कि ये इन तीनों पोजीशन डिफरेंट, ज़ाहिर है ये एक बॉल नहीं है, ये उसकी मुख्तलिफ पोजीशंस हैं कि कहाँ कहाँ पर हमने बस एक ड्रॉ किए हैं, ठीक है। यहाँ पर देखना चाहूँ, यहाँ पर देखना चाहूँ, या यहाँ पर अगर मैं ये देखना चाहूँ तो मुझे ये देखना है कि बास्केटबॉल इससे कितना आगे की जानिब गई है, जैसे अगर देखना चाहूँ कितना आगे गई है और कितना ऊंचाई पे है इससे। तो इसकी पोजीशन यहाँ देखने के लिए मुझे ये लेफ़्ट तक जाना पड़ेगा और ऊपर भी देखना पड़ेगा कितना मैं ऊपर गया हूँ। तो इस चीज़ की पोजीशन को देखने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक्सेस का इस्तेमाल करते हैं। एक्सेस क्या होता है, ये चीज़ मैं एनिमेशन से दिखाता हूँ। एनिमेशन तो नहीं लेकिन एक मॉडल है, sketchfab.com से दिखा रहा हूँ। उसके अंदर अगर आप देखें तो ये तीन मुख्तलिफ लाइंस हैं जो कि आपको देख रही है। ग्रीन जो कि ये बता रही है कि स्क्रीन से बाहर या अंदर, जिसको अगर मैं यूं करके देखूं
तो लेकिन मैं ज़ाहिर है इसके ऊपर 3D मॉडल है, लेकिन मैं इसको पेज के ऊपर तो नहीं ड्रॉ कर सकता, जबकि 3 डायमेंशन यानी कि इधर भी आ सकते हैं। अब रेड वाली जिससे लेफ़्ट जा सकते हैं, ब्लू वाली जिससे हम ऊपर जा सकते हैं। तो ये एक एक्सिस है जिसके अंदर हम लेफ़्ट साइड पे कितना गए हैं, ऊपर कितना गए हैं, और अंदर या बाहर कितना गए हैं, वो हम तीनों चीज़ें इसके ऊपर हम बना सकते हैं। कैसे? फ़र्ज़ करें ये हमारे पास वही एक्सिस में तस्वीर काट के ले आया हूँ, यहाँ पर मैं ये देखना चाहता हूँ बॉल कितनी है, तो मैं देखूंगा ना कि लेफ़्ट पे कितना गई है, ऊपर कितना गई है। तो फ़र्ज़ करें मेरे पास ये वाला पॉइंट आता है, जिससे मुझे ये पता चलेगा कि इस तरफ कितनी गई है, यानी एक्स एक्सिस, जिसे हम एक्स एक्सिस और इसे हम वाई एक्सिस कहते हैं ना, तो एक्स एक्सिस की जानिब कितना तय किया फासला, और ऊपर की जानिब जिसे वाई वैसे नाम दे दिए, ऊपर की जानिब कितना फासला तय किया। लेकिन अगर मैं, तो ये दो चीज़ें सिर्फ आ गई ना, ऊपर और लेफ्ट साइड पे। अगर ये अंदर या स्क्रीन के अंदर या बाहर जाती तो तीसरी चीज़ भी मुझे चाहिए होती ना। लेकिन अगर मैं सिर्फ दो चीज़ें देखूं यानी एक्स और वाई देखूं, तो उस एक्स और वाई पर जो भी चीज़ मैंने पोजीशन ड्रॉ करनी है उसको हम कहते हैं प्लेन। जैसे मैं एक और तस्वीर से आपको दिखाऊं, जैसे हमारे पास ये एक्स वाई और जेड है ना, जेड ये जो बाहर की तरफ आ रहा है, तो इसके अंदर अगर मैं दो दो को मिलाऊं, एक्स और वाई को मिलाऊं तो ग्रीन वाला, एक्स और जेड को मिलाऊं तो येलो वाला, वाई और जेड को मिलाऊं तो ब्लू वाला, जिसमें आपके पास एक्स और वाई वाला ये ड्रॉ हुआ है, इसको हम प्लेन कहते हैं। जिस पे मैं कितना राइट पे मैं जा सकता हूँ, कितना ऊपर, तो पोजीशन एक किसी भी चीज़ की, यहाँ पे पड़ा हो, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, कहीं भी पड़ा हो, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, मैं वो ये देख सकता हूँ कितना राइट कितना ऊपर जा सकता। लेकिन हाँ, इस पर मैं ये नहीं देख सकता कि कितना अंदर या कितना बाहर गया, उसके लिए फिर मुझे जेड एक्सेस भी चाहिए होगा। अब प्लेन तो हमें पता चल गया। अब देखें इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल एक ही प्लेन में आने का क्या मतलब, कि वो इसी पेज के ऊपर रहने चाहिए, ना स्क्रीन से अंदर ना स्क्रीन के बाहर, तीसरी जेड वाली चीज़ पे नहीं जानी चाहिए, तीनों एक ही प्लेन में होने चाहिए, ये मतलब है इसका। जिसमें ऑल लाई इन सेम प्लेन, यानी वो जब भी रोशनी की किरण पड़ेगी या तो वो यूं बेंड होगी या ऊपर, वो ऐसा नहीं है कि वो लग के अंदर की तरफ भी चली जाए या स्क्रीन से बाहर या स्क्रीन के अंदर की तरफ भी चली जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है रिफ्लेक्शन के अंदर। यही तो पहला असूल है। और ज़ाहिर है हमें तो वैसे ये बात पता है कि रिफ्लेक्शन के अंदर जब अपना रुख बदलती है रोशनी, या अपनी रफ्तार भी आगे हम देखेंगे रफ्तार भी कम करती है, तो वो इस वजह से ज़ाहिर है हवा एक डिफरेंट मीडियम, पानी एक डिफरेंट मीडियम, हवा के अंदर ज़्यादा पार्टिकल, कम पार्टिकल हैं एक ही जगह में, और जबकि पानी के अंदर ज़्यादा हैं, तो वो रुकावट ज़्यादा मिलती है, रुकावट मिलती है रोशनी को, जिसकी वजह से वो अपना रुख बदल देती है। तो ये था पहला असूल, पहला लॉ। दूसरा लॉ क्या है, दूसरा असूल क्या है, वो मैं यहाँ पे लिख के ले आया हूँ। पहले मैं इसको पढ़ता हूँ फिर समझाता हूँ। रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन अ वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम इज ऑलवेज कांस्टेंट। क्या मतलब है इस बात का, ये मैं आपको समझाता हूँ इस तस्वीर से। फ़र्ज़ करें यहाँ पे पहले हवा ली थी, फ़र्ज़ करें आसानी के तौर पर हम ये कहते हैं कि यहाँ पे हवा नहीं बल्कि वैक्यूम है। वैक्यूम क्या होता है, जहाँ पे कोई पार्टिकल ही नहीं मौजूद, जबकि पानी जहाँ पे ज़ाहिर हमें पता है कि पार्टिकल ही पार्टिकल है। सेकेंड लॉ क्या कहता है, इसके अंदर एक वर्ड है रेशो। रेशो का क्या मतलब है, डिवाइड करना, यानी किसी चीज़ को किसी चीज़ से डिवाइड करना। यहाँ पे वो क्या कह रहा है, किसी चीज़ को किससे करो, रेशो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन अ वैक्यूम, यानी रोशनी की जो किरण है वैक्यूम के अंदर, उसको डिवाइड करो अगर स्पीड ऑफ रोशनी इन अ मीडियम, यानी किसी मीडियम के अंदर जो उसकी रोशनी है उसको, जो भी आंसर आता है वो हमेशा एक जैसा होगा, कांस्टेंट होगा, वो कभी तब्दील नहीं होगा। इसी बात को मैं ये समझाता हूँ आपको। फ़र्ज़ करें कि हमारे पास सूरज की जो या कोई भी जो रोशनी है वो हमारे पास वैक्यूम के अंदर कितनी है, वो है सी, फ़र्ज़ करते हैं ना, मतलब इसको रिप्रेजेंट हम करते हैं सी से, जिसको मैं चले लिख दूं कि ये स्पीड ऑफ रोशनी है कितनी, वैक्यूम के अंदर है सी। जबकि किसी भी मीडियम के अंदर जो रोशनी है स्पीड के वो कितनी है वी। तो जब भी मैं स्पीड और लाइट इन वैक्यूम को डिवाइड करूँगा स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम, वो एक ख़ास नंबर देगा, वो जो कि हमेशा सेम रहेगा उस ख़ास मीडियम के लिए। तो वो ख़ास नंबर जो है वो एन, मैं इसको कह रहा हूँ, जो कि हमेशा सेम रहेगा। पानी के केस में पानी का, हवा के केस में हवा का। अब रोशनी की जो रफ्तार है जिसे हम सी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो कितनी होती है वैक्यूम के अंदर, वो होती है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी 3 और 7 आगे 8 ज़ीरो, जिसमें 3 और 3 और 3 6 और 2, यानी इतने मीटर का फासला 1 सेकंड के अंदर रोशनी तय करती है वैक्यूम के अंदर। जबकि मैं अगर यहाँ पे चूँकि पानी की मिसाल ले रहे हैं तो पानी की स्पीड ऑफ लाइट बता दो, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर कितनी है, वो है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जो कि इससे क्या है, कम है। अब रोशनी कम क्यों हो रही है रफ्तार उसकी, क्योंकि ज़ाहिर है पानी के अंदर रुकावट ज़्यादा है।
तो कितनी स्पीड, कितनी जो रफ्तार है वो पानी के अंदर कम हुई है वैक्यूम के लिहाज से, वो हमें असल में ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बता, सॉरी एन की वैल्यू बता रही है, जिसका एक ख़ास नाम, और वो एक ख़ास नाम क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब इसमें एक शायद आपके जहन में एक सवाल हो कि हम वैक्यूम को ही क्यों ले रहे हैं। असल में सबसे जो ज़्यादा रफ्तार है, सबसे ज़्यादा रफ्तार रोशनी की, वो कितनी है, वो उस वैक्यूम के अंदर ही होती है, और वो कितनी होती है, 3 × 10⁸। इस वजह से हम जो भी मतलब कंपैरिजन करते हैं, जो भी हम देखते हैं कि कौन सा मीडियम, हवा हो, पानी हो, कुछ भी हो, सॉलिड मटेरियल हो, गिलास हो, उसके अंदर जो भी रफ्तार होगी रोशनी की, वो इसी वजह से हम फिर जो रफ्तार है वैक्यूम के अंदर उसके साथ कंपेयर करते हैं, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा है। वहाँ पे कोई रुकावट नहीं, पानी के अंदर जाएंगे तो रुकावट होगी, हवा के अंदर थोड़ी कम होगी। इसीलिए अगर आप रोशनी की रफ्तार हवा के अंदर देखें तो वो होगी, तो वो होती है 2.99 × 10⁸, जो कि मीटर पर सेकेंड है। और ये किसके अंदर है, ये हवा के अंदर, एयर के अंदर है, स्पीड ऑफ लाइट, जो कि थोड़ी बहुत कम है, बिल्कुल कम है, थोड़ी सी कम है। इतनी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है वैक्यूम के अंदर, क्योंकि हवा के अंदर इतने पार्टिकल नहीं है, पानी के अंदर बहुत है, रफ्तार इस वजह से कम हो जाती है। और इसी से हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक और तरीका समझ आया, क्या कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बता क्या रहा है। इस बात को मैं अगर नेक्स्ट स्लाइड में लिख के ले आऊँ, वो क्या है भला, ये कि हाउ मच द स्पीड ऑफ लाइट स्लोज डाउन विद रिस्पेक्ट टू द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। यानी कितनी रोशनी की जो रफ्तार है वो एक ख़ास मीडियम में कम हो रही है, कब, किसके लिहाज से, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम के लिहाज से। तो जितनी भी कम है उससे वो हमें किससे अंदाज़ा होता है, वो इस नंबर से होता है। और ये नंबर एक पानी के लिए एक जैसा रहता है। जैसे यहाँ पर एनिमेशन में हूँ तो पानी के लिए इसकी वैल्यू क्या है, 1.33। आम हवा के लिए 1 ही है, जो कि एग्जैक्ट अगर मैं बताऊँ 1.0003 है, 3 जीरो और फिर 3 आता है। ये दोनों वैल्यूज़ यहाँ पे लिख देता हूँ कि पानी का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.33 और इसका 1.0003 है, तकरीबन लगभग। अब ये दोनों आए कैसे हैं, अगर इसको मैं कैसे बताऊँ, 3 को, यानी ऊपर अगर मैं 3 × 10⁸ डालूँ, नीचे क्या डालूँ, 2.25 पानी के केस में, तो कुछ इस तरीके से वैल्यू आएगी। और ये ज़ाहिर है जो भी नंबर आता है, देखते हैं इसको। अब आपके पास क्या है, ये दोनों तो सेम सेम है, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, हट जाएंगे। अब 3 को 2.25 से डिवाइड करता हूँ मैं, कैलकुलेटर ले आऊँ, 3 को डिवाइड किया जाए 2.25 से, तो आंसर क्या आता है, 1.33, जो कि मैंने बिल्कुल सही कहा था कि 1.33। इसी तरह हवा के लिए भी 3 डिवाइडेड बाई 2.999 हो जाएगा, उसको भी कर लेते हैं, 3 डिवाइडेड बाई 2.999, तो देखते हैं क्या आता है, 1.0033, जो कि इतना ही लगभग है। और ये भी हमने कर लिया। और ये वैल्यू हमेशा पानी के लिए उतनी रहेगी, हवा के लिए भी उतनी रहेगी। क्यों, जैसे अगर ये देखें ना, ये मैं इसको डिफरेंट एंगल्स पे फेंक रहा हूँ अभी, लेकिन वो वैल्यू चेंज नहीं होती, क्योंकि पानी ने तो उतनी ही रुकावट देनी है, चाहे इधर का पानी, चाहे उधर का पानी, चाहे इधर का पानी, तो रुकावट उतनी देनी है, तो फिर दो जो भी रफ्तार के अंदर तब्दीली आएगी वो भी उतनी आएगी। तो इस वजह से ये सेम रहेगा। यहाँ पे इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन है, हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कहते हैं। इसी तरह हवा भी रुकावट उतनी ही देगा। तो आज हमने क्या किया, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ा।